हिडन एजुकेयर के वीडियो लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स, और इसका चैप्टर वेटेज है 7 मार्क्स विथ ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। हम देखते हैं इसके सब टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएगी। एग्जैक्टली स्केलर्स होते क्या है, वेक्टर्स होते क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब उनका क्लासिफिकेशन होगा और उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करने हैं, उनके ऊपर प्रोसेस कैसे करने हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में बेसिक बताया जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में वेक्टर एनालिसिस आने वाला है, और वेक्टर एनालिसिस में भी स्टार्टिंग में वेक्टर के टाइप्स होंगे, और उसके बाद वेक्टर के ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं वो होंगे। वेक्टर ऑपरेशंस में कुछ नए लॉज पढ़ेंगे या नए रूल्स पढ़ेंगे जो बेसिकली वेक्टर के लिए बनाए गए हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें वेक्टर्स को डिवाइड कैसे करना है, उसके कंपोनेंट्स कैसे बनाना है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देखो स्केलर का तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, वो हो जाता है जल्दी, लेकिन वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हमें सोच समझ कर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कब कौन सा प्रोडक्ट लेना है, इसके टाइप्स है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, वो सब आने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और इसका जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। वैसे देखा जाए तो कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आता है, लेकिन हमें बेसिकली दो ही पार्ट्स और उनके बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं, जो कि कैलकुलस के अंडर आते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। तो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, इस स्केलर और वेक्टर को समझना कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस जो होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, वाइल डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में ना का बेसिक कंसेप्ट सिलेबस में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर एक बार हम लोग रिविजिट करते हैं। स्केलर मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नंबर से हो जाता है, नंबर यानी मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अटैच करना पड़ता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से इनका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 10 न्यूटन का फोर्स मैं ये डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ, ये डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ, ये डायरेक्शन में भी, ये डायरेक्शन में। देयर आर इनफाइनाइट वेज पॉसिबल, राइट। तो सिर्फ 10 न्यूटन से काम नहीं होगा ना, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मुझे आगे जाके ये भी बताना होगा कि मैं कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे कुछ तो मुझे बताना होगा, सो दैट उसका एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब वो बन जाएंगे वेक्टर्स। और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम होता है तो वो होगा स्केलर। स्केलर के एग्जांपल्स मतलब डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, ये सारे स्केलर क्वांटिटी। फिर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो फुल्ली डिफाइन हो जाता है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी बनती है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटीज है, वो भी
डिस्कस करेंगे आगे, एग्जांपल्स आने वाले हैं। मास और वेट, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बहुत लोगों को मास और वेट सेम लगता है। मास केजी में या ग्राम में मेजर करेंगे, और वेट जो होगा ये न्यूटन नहीं तो डाइन में मेजर करेंगे। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, while weight is a vector quantity. So ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है स्केलर्स और वेक्टर्स का। Physical quantities which can be completely described by their magnitude are called scalars. Example: distance, speed, work done, energy, etc. Vectors: physical quantities which need magnitude as well as direction for their complete description are called vectors. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और ये 9th स्टैंडर्ड में हो भी गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स। वेक्टर के टाइप्स आगे आने वाले, लेकिन वेक्टर एनालिसिस शुरू होने से पहले ना मैं जस्ट के टाइप्स बता देता हूँ। एक होता है जीरो वेक्टर, के बाद होता है जीरो वेक्टर का ही दूसरा नाम नल वेक्टर भी है। ये सब देखेंगे क्या होता है एक बार। के बाद होता है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट देने वाला। के बाद होता है इक्वल वेक्टर, और जब मैं वेक्टर बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने। तो इक्वल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। के बाद आता है निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट कर दी। के बाद आता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और लास्ट में यूनिट वेक्टर। ये टोटल 6 टाइप्स है जिन्हें हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। और वन स्टेटमेंट में, मतलब वन सेंटेंस में अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो है। और ये थोड़ा सा समझने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे एग्जाम्पल्स होंगे, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें कुछ क्वांटिटीज आएंगे, उसमें धीरे धीरे हमें समझते जाएगा कि एग्जैक्टली जीरो या नल, NU डबल L, नल वेक्टर होता क्या है, काम कैसे। सो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये ना, इसके लिए कंडीशन है, मतलब कम से कम 2 वेक्टर्स होने चाहिए ना, रिजल्ट निकालना है, फाइनल आंसर निकालना है। एक वेक्टर का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो इसलिए कम से कम 2 वेक्टर्स होने चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 वेक्टर। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो उसका फाइनल आंसर देने वाला जो वेक्टर होता है उसे कहा जाता है रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट वेक्टर। इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर। नेगेटिव मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगी। पोजीशन वेक्टर, अब मेरे पास ना एक्सिस है एक्स एंड वाई, और मैंने इसमें एक पॉइंट दे दिया है, इसका नाम है पी। और मैंने अगर पूछा ये पी पॉइंट का मुझे लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे? पहले तो एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर जाने वाला, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर जाने वाला, तो ये मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पे मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो पी को डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग एक्स कॉमा वाई से। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने पी पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन, एड्रेस जो बोलना है बोलो, फाइंड करने के लिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज किया ना, वैसे ही वेक्टर्स में क्या किया जाएगा, ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। और यहाँ पे जो ओपी बार बन रहा है, वेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है।
तो OP bar will become position vector of given point in the given space. तो पोजीशन यानी एड्रेस, लोकेशन, इंफॉर्मेशन देने वाला वेक्टर होता है पोजीशन। और यूनिट वेक्टर को शॉर्ट में डिफाइन करना है तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये है 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखेंगे आगे इनमें से कुछ पार्ट्स आने वाले अलग अलग सेक्शंस। तो आप आगे बढ़ते। यस, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना उसके कुछ पॉइंट दिखाए हुए हैं। तो ग्राफिकली और सिंबॉलिकली कैसे दिखाया जाता है, तो P ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और Q ये एंडिंग पॉइंट होगा। तो P से Q वेक्टर जा रहा है तो उसके लिए बार भी यूज कर सकते हो या एरो भी यूज कर सकते हो, दोनों के लिए बोलना है बार ही। तो P और Q से वेक्टर बनेगा PQ बार, का मतलब हम लोग P से निकल कर Q की तरफ जा रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा आंसर। और जब मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लेना, ऐसे A बार हो गया या PQ बार हो गया, तो ये बार और मॉड कैंसिल होकर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। का मतलब हमने उसका डायरेक्शन जो अटैच था ना उसे डिटैच कर दिया, उसे निकाल दिया और वी लेफ्ट विद ओनली नंबर। तो इसे कहा जाता है स्केलर। मतलब ये अगर वेक्टर है ए बार, उसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये बन जाएगा स्केलर। सिमिलरली PQ बार का मैंने मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ PQ बार, ये दो वर्टिकल लाइन है ना लेफ्ट राइट में, इसे मॉड कहते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन करके मैथ्स में पढ़ोगे अलग से। सो जब मॉड ले लेते हैं किसी भी वेक्टर का ना तो उसका डायरेक्शन कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होता है इन द सेंस हमें डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, उसे निकाल देना है, तो वी टेक मॉड ऑफ दैट वेक्टर। और जो बचता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, नहीं तो नंबर, नहीं तो वैल्यू, नहीं तो लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन था कि वेक्टर का नोटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉड लेने के बाद क्या होता है, ये सब इसके ऊपर दिया हुआ है। चाहे तो एक बार ठीक से पढ़ लो। जो अभी हमने डिस्कस किया ना वही आ गए टाइप्स ऑफ वेक्टर, बस उसका सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस भी सेम ही है। तो ये ठीक से पढ़ लो, जीरो वेक्टर, सिल्टन वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स जो हमने डिस्कस किया ना वही सारे डेफिनेशन के फॉर्मेट में, और कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है। जैसे कि निगेटिव वेक्टर में इफ यू रिमेम्बर मैग्नीट्यूड सेम था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर करते हो ना और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर करते हो तो सेम ही आने वाला है। बस डायरेक्शन ये देखो, ये टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखकर हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो जो वेक्टर बनता है उसे कहते हैं निगेटिव वेक्टर। और यही अगर इक्वल वेक्टर करना है ना तो मैग्नीट्यूड तो सेम रखना ही है, डायरेक्शन भी सेम कर दो दोनों का। मतलब दोनों एक को लेफ्ट में भेजो या दोनों को राइट में भेजो, तो जो जनरेट हो जाएगा, जो डेवलप होने वाला है उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जस्ट रीड इट आउट। ये देखो आ गए इक्वल वेक्टर्स, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। समझा ना नॉर्थ ईस्ट कैसे? ये देखो ये होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये जो एरोज है ना ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जा रहे हैं, जैसे इन्हें कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आई होप सबको समझ में आ गया है। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड कैसे करना है जो हमने पढ़ा था ना, डिस्कस किया था, वही है सब। देखो यहाँ
ओ से पी की तरफ उन्होंने वेक्टर बना दिया। पी ये पॉइंट था, गिवन पॉइंट इन स्पेस, ये हो जाएगा आर बार, और आर बार इज इक्वल टू ओपी बार होता है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए, नंबर वन मतलब, और उसके पास सर्टेन डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसे ना तीन एक्सिस होते हैं अपने पास, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है ना, उसे कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के लिए जो यूज होता है उसे कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए जो होता है उसे कहते हैं के कैप। अब ये कैप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल वेक्टर से यूनिट वेक्टर हमें अलग दिखाना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो वो अलग दिखाई देने के लिए हमने कैप ये सिंबल यूज किया। अब ये बनेगा कैसे? कंसिडर करो अपने पास एक वेक्टर है ए बार। अब इसी वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, अब मैग्नीट्यूड बनता कैसे है? ये हमने डिस्कस किया था, मॉड के अंदर वेक्टर को लेना है। तो ये ए बार एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में मॉड और बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ए आ जाएगा। तो ए बार अपॉन ए, इससे जो हमें मिलेगा इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए कैप लगाया जाएगा। जैसे पढ़ेंगे ए कैप, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड वन होगा और इसकी डायरेक्शन ए बार के डायरेक्शन के साथ मैच होगी, मतलब जहां पे ए बार जा रहा है वहीं पे ए कैप जाएगा। वैसे अपने पास तीन एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस के यूनिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए के कैप। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने डिस्कस किया वही सारे फॉर्मूला हैं। चलो फटाफट देखते हैं आंसर। डिस्प्लेसमेंट इज अ डाइजेस्ट क्वांटिटी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का आंसर अगर सिंगल वेक्टर दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर्स। टू वेक्टर्स which are in equal in magnitude and same in direction as well as same in direction, ऐसे वेक्टर्स हो जाते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब हमें पढ़ने वेक्टर ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑपरेशंस मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जैसे होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही करना है, बस हमें ये वेक्टर के ऊपर करना है, इसलिए इसे कहा जाता है वेक्टर ऑपरेशन। और इसमें ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ना रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं ना कुछ तुम्हें जनरल रूल्स बता देता हूँ। मैं ना स्केलर के लिए एस सिंबल यूज करने जा रहा हूँ, और वेक्टर के लिए वी सिंबल। तो अगर मैं स्केलर इंटू स्केलर करता हूँ ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर स्केलर ही आने वाला है। अगर मैं स्केलर इंटू वेक्टर करता हूँ ना, तो आंसर हो जाएगा वेक्टर। देखो ये समझो ठीक से, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं ना, और स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड से एक नया मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और वेक्टर है मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी अटैच है। तो स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, स्केलर इंटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब ये इस चैप्टर के एंड में आने वाला है। वेक्टर इंटू वेक्टर के ना दो आंसर होते हैं। वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी बन सकता है, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी बन सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कौन से दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये हमें बताएंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो क्विक रिवीजन, स्केलर इंटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर दो ऑप्शंस, स्केलर भी हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस गिवन वेक्टर्स कॉन्सेप्ट।
तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो, इसे कहा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग तो सेम ही है। अपने पास होगा क्या, वेक्टर, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से। तो स्केलर इनटू वेक्टर का आंसर क्या होने वाला है, वेक्टर। और अगर मैं ये देखो, ये नीचे ये देखो, न्यूटन इंटू सेकंड आ गया ना, तो न्यूटन ये फोर्स है, और फोर्स मतलब वेक्टर हो गया, और सेकंड मतलब टाइम, टाइम मतलब स्केलर हो गया। तो फोर्स इंटू टाइम करेंगे, मतलब वेक्टर इंटू स्केलर करेंगे, तो हमें जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर ही होनी चाहिए। और ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे देख भी सकते हो। मेरे पास ए से बी जाने वाला 3 यूनिट का नहीं, ये एडिशन का है। मैं दूसरा बता दो, चलो ये एडिशन का एग्जांपल है। कंसिडर करो मेरे पास एक छोटा वेक्टर है 2 यूनिट, और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। देखो, ये जो है, ये है वेक्टर, ये जो है यहाँ पे ये स्केलर। तो पहले क्या करेंगे, ये 2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया 6। मैंने एक बड़ा वेक्टर बना दिया 6 यूनिट, और डायरेक्शन वही तो होगी, क्योंकि ये वेक्टर कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट टू राइट। तो अपना फाइनल आंसर देने वाला वेक्टर भी लेफ्ट टू राइट ही जाने वाला है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करता तो ये वेक्टर का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता। और यहाँ पे इंटीजर ही होने चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, जो चाहे वो कुछ भी लिख सकते हो। 3.5, π/2, 1/√2, √3/2, 3.745, किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो सारे स्केलर्स ही है, सिर्फ नंबर मतलब स्केलर। तो वेक्टर इंटू स्केलर का आंसर इज ऑलवेज वेक्टर। ये यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि इसके पास लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, और 6 यूनिट ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अब हमें देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, उसके लिए ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें, ये जो इस बॉक्स में दिया हुआ है। कंसिडर करो अपने पास एक वेक्टर है जिसका नाम है p बार, जो a से b जा रहा है, और उसकी वैल्यू दी है 3 यूनिट्स। अपने पास दूसरा वेक्टर है q बार, जो जा रहा है b से c, और इसकी वैल्यू दी है 4 यूनिट। तो हमें इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन कब करेंगे, जब इनका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्ट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 विल बिकम 7, और दोनों का डायरेक्शन वैसे भी ठीक से देखोगे ना तो सेम ही था, दोनों टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट ही जा रहे थे। तो 3 + 4 करने के बाद आंसर आ गया 7, और डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। तो ए से सी ये जो वेक्टर होगा, दिस विल गिव अस रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट मिलेगा हमें, गिवन टू वेक्टर्स का। और क्या किया हमने, वेक्टर एडिशन। तो एडिशन कब करेंगे, जब डायरेक्शन सेम होगा। और डायरेक्शन सेम का मतलब दे मस्ट बी पैरेलल। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में पैरेलल कहा जाएगा। और पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। दो वेक्टर्स पैरेलल है और उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, वी विल ऐड देम, सिंपली एडिशन करेंगे। अब जैसे एडिशन होती है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगी। तो उसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। कंसिडर करो एक वेक्टर जो है तो यहाँ से आ जा रहा है, और इसका वैल्यू है 3 यूनिट। अब मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है जो यहाँ से आ जा रहा है, इसका वैल्यू है 1 यूनिट। तो डायरेक्शन देखो ना, ये टूवर्ड्स राइट जा रहा है और ये टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट कहाँ पे भेजेंगे,
जो बड़ा वाला वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन कॉपी किया जाएगा। बड़ा वाला वेक्टर मतलब ये वर्ड्स राइट, तो इससे छोटा होगा और इस वेक्टर से बड़ा वेक्टर दिखाई देगा, क्योंकि 3 - 1 कर दिया, आंसर आ गया 2 यूनिट। अगर उल्टा होता, इस डायरेक्शन में 3 यूनिट जा रहा है और इस डायरेक्शन में 1 यूनिट जा रहा है, तो वापस डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो आंसर 3 - 1 2 ही आएगा। लेकिन इस बार बड़ा वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इन दोनों का आंसर ऐसे दिखाई देगा 2 यूनिट। ऐसे सब्ट्रैक्शन कब होगी, जब थीटा 180 डिग्री होगा, और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है एंटी पैरेलल। दिस इज नोन एज एंटी पैरेलल। तब करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो थीटा 0 डिग्री मतलब पैरेलल, रिजल्टेंट निकालने के लिए करेंगे एडिशन। थीटा 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, रिजल्टेंट निकालने के लिए करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये थे बेसिक ऑपरेशंस ऑन द वेक्टर्स। ये देखो जो हमने डिस्कस किया वही है, बस एग्जांपल अलग है, मतलब नंबर्स अलग। तो लेफ्ट टू राइट 3 यूनिट जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट 4 यूनिट जा रहा है, तो 4 - 3 आंसर 1। इसकी तरफ जाएगा बड़ा वेक्टर की तरफ, बड़ा वेक्टर टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा था, फाइनल आंसर 1 यूनिट का होगा टूवर्ड्स लेफ्ट जाने वाला। ऐसे होता है सब्ट्रैक्शन, ये बहुत इजी है। तो अब तक हमने मल्टीप्लीकेशन देखा, वेक्टर इंटू स्केलर का आंसर वेक्टर आने वाला है, उसके बाद एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बढ़ते आगे। ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। सबसे पहले ना ये यूज कब करना है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज केस क्या मतलब कब लगेगा हमें ये, वो पहले देखते हैं। कंसिडर करो मेरे पास दो वेक्टर्स है ऐसे वाले, तो ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा ये दोनों आपस में पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल के लिए एंगल सेम होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, और इसे ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सेम कैसे हो सकते हैं ना। और एंटी पैरेलल के लिए ये अगर ईस्ट है ना तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो ये पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं, एक जा रहा है ईस्ट में, दूसरा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन मुझे इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, का फाइनल आंसर देने वाला वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें जो करना पड़ेगा उसे कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो ये सब सॉल्व करने के लिए हमें जो रूल बनाना पड़ेगा, लॉ लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ यूज करना पड़ेगा, इसे कहा जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो ये जो वेक्टर्स है ना इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर। कैसे, इस वेक्टर को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और कनेक्ट कर देंगे वन वेक्टर को। देखो मैंने ये करते समय उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होने दिया और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने दिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस उसे ना आगे लेके गए और चिपका दिया। तो अब फर्स्ट वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसा अरेंजमेंट होना जरूरी होता है। फर्स्ट वेक्टर जहाँ पे जाके खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए। तो अगर मैं इसे कुछ सिंबल्स या नाम देता हूँ पॉइंट को,
लेट अस से ये ए है, ये बी है और ये सी है। जस्ट कंसिडर करो हम लोग पहले ए के ऊपर थे, यहां से गए बी के ऊपर, और बाद में हमने वापस जर्नी स्टार्ट किया, हम लोग बी से सी तक पहुंच गए। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एसपी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए, और एंडिंग पॉइंट क्या था, सी। तो ए से सी पहुंच गए ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ। कहाँ से कहा, ए से निकलकर सी की तरफ जाने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट सी है, तो ए से सी की तरफ जाने वाला वेक्टर, ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका अगर इक्वेशन बनाना है तो ऐसे हो जाएगा, आर बार, आर फॉर रिजल्टेंट यूज किया है मैंने, ए बी बार, क्योंकि ए से बी तक गए थे, प्लस बी बार। और इनके डायग्राम में बताना है, तो पहले ओ से निकले ए की तरफ आ गए, बाद में ए से निकले बी की तरफ आ गए, मतलब ओ ए बार प्लस ए बी बार, इनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ओ बी बार। ओ ए प्लस ए बी बिकम्स ओ बी, और यही होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। तो ये जो शेप बना ना, ये ट्रायंगल बना, इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं वेक्टर के ऊपर, और जो रिजल्ट मिला ये क्या है, प्लस मतलब एडिशन। तो इनसे एक लॉ बन गया, तो इसका नाम रखा गया ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। पढ़ लो ठीक से एक बार कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें कई बार आगे यूज करना है। तो अब मैं इसके स्टेटमेंट्स निकाल रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दिस, एक बार पढ़ लो, जो अभी हमने डिस्कस किया ना वही हो रहा है। और ये कंडीशन है, दो वेक्टर से हो रही चाहिए, और पहला वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, पहला या कौन सा भी दो में से एक जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, दूसरा वही से शुरू होना चाहिए, तो ही मतलब आगे बढ़ सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है इसका। ये डायग्राम और साइड में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट, लेट्स गो थ्रू दिस। पढ़ते हैं अब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास ए और बी दो है, इनका मैं एडिशन कर रहा हूँ, और ए प्लस बी का आंसर और बी प्लस ए का आंसर अगर मैच हो रहा है, तो सीक्वेंस चेंज किया मैंने, पहले ए प्लस बी किया, बाद में बी प्लस, और इन दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है ना, तो इसे कहा जाता है कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और स्केलर में तो ये होगा ही ना, 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर तो 5 आने वाला है। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी वेक्टर के बारे में, तो अगर वेक्टर भी ये फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन में अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, तो कहेंगे कि वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अब ना इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना होगा ओ, और एंडिंग पॉइंट कंसिडर करना है हमें बी। इन शॉर्ट हमें ओ से लेकर बी तक जाना है। तो मेरे पास ना दो रास्ते हैं, कैसे, मैं पहले ओ से ए तक जा सकता हूँ, और बाद में ए से बी, तो ये एक रास्ता हो गया नंबर 1 देखा मैं। इन शॉर्ट मैं ओ से बी तक पहुंच गया ना। अब दूसरा रास्ता ये है, मैं ओ से बी जा सकता हूँ, और बाद में सी से बी भी जा सकता हूँ, तो पहुंच गया ना मैं ओ से लेकर बी तक। तो पहला जो केस था ना, मैं अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे बनेगा, ओ ए बार प्लस ए बी बार, मतलब ये पी बार, इस साइड में आंसर निकालेंगे तो प्लस क्यू बार,
और सेकंड वाला जो पार्ट है ना, इसमें से आंसर निकालते हैं ना, तो पहले ओसी बाद में सीबी। ओसी की वैल्यू है क्यू बार, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है क्यू बार प्लस पी बार। लेकिन ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर तो आर बार ही मिलने वाला है ना हर बार। तो यहाँ पे आर बार हो जाएगा फर्स्ट केस का आंसर पी बार प्लस क्यू बार, सेकंड केस का आंसर क्यू बार प्लस पी बार। दोनों का आंसर सेम है आर। ये मैंने इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट होता है ना, ये इन शॉर्ट एक पैरेललोग्राम बन गया। इसमें p प्लस क्यू करो या q प्लस p, मतलब p बार प्लस क्यू बार करो या q बार प्लस p बार, मिलने वाला है तो रिजल्टेंट, तो ये डायगोनल। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ये सेटिस्फाई करता है। और ये सब इन्होंने प्रूव करके दिखाया, मैंने इसका शॉर्ट में प्रूव बता दिया। लेट्स गो थ्रू दिस। अब हमें देखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ना ये डायग्राम से तो प्रूव कर सकते हैं, मैं इसका ना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बाकी डायग्राम और एक्सप्रेशन तो तुम्हारे सामने है ही। दूसरा एसोसिएटिव, ये वर्ड जो है ना, ये एसोसिएशन से बना हुआ है। कंसिडर करो मेरे पास तीन वेक्टर्स है पी क्यू आर, इनका एडिशन वगैरह चल रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले पी बार प्लस क्यू बार किया, एक ग्रुप बनाया और आर बार को रख दिया बाहर। और बाद में मैंने क्या किया, पी बार को बाहर रख कर क्यू बार प्लस आर बार को फाइंड किया। तो इसका आने वाला फाइनल आंसर और ये जो स्टेप है इसका फाइनल आने वाला आंसर सेम ही है। बस मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दिया। यहाँ पे ग्रुपिंग का मतलब मैंने एसोसिएशन चेंज कर दिया। पहले पी और क्यू दोनों एक साथ में थे, आर बाहर था, मतलब यहाँ पे पी क्यू का ग्रुप था। अब मैंने पी को बाहर निकाल दिया, क्यू और आर को साथ में लिखा है, मतलब यहाँ पे क्यू एंड आर का एसोसिएशन बन गया, से इसका नाम रखा गया एसोसिएटिव लॉ। और ये भी फॉलो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना। ये प्रूफ थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे। मैं क्या करना है वो पहले बता देता हूँ तुम्हें। मैंने पहले ओ ए को ज्वाइन किया, पी बार बन गया। और उसके बाद ओबी को ज्वाइन किया, क्यू बार बन गया। तो हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर बार। ये रिजल्टेंट है, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए मुझे ना कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन ये है, ओ ए को ना पैरेलल एक लाइन बनानी होगी बी से सी, और सिमिलरली ओबी को एक पैरेलल लाइन बनानी होगी ए से सी। पैरेलल भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम, इसलिए इसका नाम रखा गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एंगल देखो, ओ ए मतलब पी बार है और ओ बी मतलब क्यू बार है, इसके बीच में जो एंगल है ना पूरा, ये ओ ए और ओ बी के बीच में ये एंगल थीटा है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इफ यू नोटिस। वैसे तो
दो बन रहे हैं और फिर हमें एक में इंटरेस्ट है, एक से काम हो जाता है। ये जो रिजल्टेंट है ना, ये ओ ए के साथ भी एक एंगल बना रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा एंगल। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से और एक कंस्ट्रक्शन करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस पॉइंट का नाम होगा डी। तो अब सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ओडीसी, ओए का स्क्वायर प्लस, ओए का स्क्वायर करने से अच्छा क्यों ना ओडी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये बेहतर होगा ना। पूरा ओ से लेकर डी तक पहुंचे, ओडी का स्क्वायर प्लस डी से लेकर सी तक डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से लेकर सी तक हाइपोटेनियस ओसी का स्क्वायर। अब ये जो ओडी है ना, ये बना है ओ ए प्लस ए डी से। चेक करो डायग्राम में, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब इस ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे ऐसे ओपन कर दें, तो ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस टू ओ ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर करेंगे ना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो आंसर आता है ए सी स्क्वायर। और ओ ए के लिए पुट करना है हमें पी, ओ बी आया नहीं है, ओ बी आएगा तो हमें पुट करना है बी, सॉरी क्यू। और ओ सी जहां जहां पे होगा उसके लिए पुट करना है आर। और यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो बार वगैरह लेने की जरूरत नहीं। तो ओ स्क्वायर मतलब हो गया पी स्क्वायर प्लस टू ओ ए मतलब वापस पी। इसे ऐसे ही रखते हैं, क्या होता है एडी बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे एडी का स्क्वायर प्लस ए डीसी का स्क्वायर हो रहा है, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर तो एसी स्क्वायर बन जाता है इक्वल टू ओसी। और ओसी स्क्वायर को पुट करना था आर स्क्वायर, क्योंकि ओ से लेके सी तक आर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। अब एसी किसके बराबर है, ओबी के बराबर है। देखो ना, ओबी और एसी आमने सामने साइड से, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो अगर ओबी का वैल्यू क्यू है तो एसी का वैल्यू भी क्यू होना चाहिए, तो एसी की वैल्यू क्यू पुट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस टू पी ए डी प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी अगर छोटा ट्रायंगल कंसिडर करते हो ना, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए ना। ओबी को ही हमने पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया है ना, तो ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं कंसेप्ट लगाता हूँ कॉस थीटा का, तो इस ट्रायंगल एडीसी में कॉस थीटा होने वाला है एडजेसेंट मतलब एडी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एसी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी के लिए लिखेंगे एसी कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बचा कौन, एसी। एसी की वैल्यू वापस क्यू पुट करनी है, तो फाइनल आंसर ऐसे बनने वाला है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल जाता है और इसे कहा जाता है
पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और यू कैन से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के बाद हमें और एक पार्ट पढ़ना होता है, इसे कहते हैं डायरेक्शन, मतलब ये ओसी एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है ये भी हमें फाइंड करना होता है। अब देखते हैं, अगर अपने पास यही रिजल्टेंट वेक्टर है और इसका गिवन वेक्टर पी के साथ अल्फा एंगल हो रहा है, तो ये अल्फा का फॉर्मूला पहले बनाते हैं। फिर वापस बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करना है। इन ट्रायंगल ओडीसी, अगर मैं tan अल्फा लगाता हूँ तो अल्फा के सामने सीडी साइड है, जिसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया, तो अपोजिट साइड हो गया सीडी अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ओडी, तो ये बन जाएगा सीडी अपॉन ओडी। सीडी होता है सीडी किसके बराबर होगा, यहाँ पे थीटा है उसका अपोजिट साइड है, मतलब सीडी के लिए लिख सकते हैं हम लोग AC साइन थीटा। ये छोटा ट्रायंगल है ना, ये कंसिडर करो, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा है CD अपॉन AC, तो CD के लिए लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय AC। और OD क्या होता है, OA प्लस AD। AC की वैल्यू Q के बराबर है, हमने पहले डिस्कस किया था, अपोजिट साइड से ना ये पैरेललोग्राम के, तो OB अगर Q है तो AC को भी Q होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर बन गया Q साइन थीटा। और अपॉन में OA की वैल्यू है P प्लस AD, ये तो एडजेसेंट साइड है, जब ये कॉस थीटा से जुड़ा हुआ है, तो ये बनने वाला है AC कॉस थीटा। और वापस AC की वैल्यू क्या है Q, तो फॉर्मूला बन जाता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये मिला tan अल्फा, और अगर अल्फा चाहिए तो tan को दूसरे साइड में भेज देंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो अल्फा से हमें क्या पता चलेगा, ये जो रिजल्टेंट जा रहा है ना यहाँ से, ये गिवन वेक्टर P जो है, कभी कभी ना ये P बार को एक्स एक्सिस भी कंसिडर किया जाता है, मतलब कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, P बार लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो हमें ये पता चलेगा ना ये एंगल कितना हो रहा है। तो ये एंगल अगर 0 और 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड, एंड सो ऑन। हमें 4 क्वाड्रेंट्स पता है ना क्वाड्रेंट सिस्टम, तो ये अल्फा फाइंड करने के बाद हमें पता तो चलेगा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है या कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ता है, और ये अल्फा से ना काइंड ऑफ अ डायरेक्शन मिल जाता है हमें, इसका डायरेक्शन मिलेगा आर बार का, इसलिए इसके ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और अगर इसका डायरेक्शन या पोजीशन जानना है कहाँ पे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये तो इन दोनों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।